नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग वोकेबलरी के सेक्शन में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रूट के क्लासेस अलग चल रहे हैं आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्लासेस आपके अलग मैंने शुरू करा हुआ है। उसी सीरीज में आगे पढ़ाते हुए एक और जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिनोनिमस। देखो, सिनोनिम और एंटोनिम के बहुत सारे सवाल आते हैं और सिनोनिम एंटोनिम की आपने पहले वोकेबलरी कर लिया होगा, तो उसके बाद आपको सिनोनिम एंटोनिम के जो एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं उनको जरूर करना चाहिए। तो ये सारे सवाल जो मैं करवाने जा रहा हूँ, जितने भी शब्द मैंने लिए हुए हैं, ये सारे सवाल प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियसली एसएससी के एग्जाम्स में या किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। तो अगर कम टाइम में इसको रिवाइज करना है, कम टाइम में चाह रहे हैं हम लोग कि अगर सिनोनिम एंटोनिम पूरा कवर हो जाए, बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, तो मैं सारे जितने भी आज देखो लिखा हुआ है ना 1997 से, तो मतलब लगभग 20 सालों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, जितने भी सिनोनिम एंटोनिम से सवाल आए हुए हैं, वो सारे शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन सारे शब्दों को ही मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा, तो कोई भी सवाल आपका बचेगा नहीं। असल में एसएससी का जो पैटर्न होता है ना, वो हमेशा प्रीवियस ईयर पे फोकस करता है। चाहे आप जीके उठा लो या ये सिनोनिम एंटोनिम उठा लो या वन वर्ड उठा लो, कोई भी ऐसा टॉपिक जो हमेशा पूछा जाता है एसएससी में, वो हमेशा प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर से रिपीट करके पूछा जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो इसमें से ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। इसमें करीब करीब लगभग 600 से 700 तो शब्द हैं डायरेक्ट, उनका जो मतलब है, और 600 तो शब्द हैं, 600 के से ऊपर ही होंगे, 650 के आसपास इसमें कुछ शब्द हैं। और इसके कम से कम 2 से 3 इसमें सिनोनिम भी लिखा हुआ है, 1 या 2 सिनोनिम लिखा है, यानी कहने का मतलब कि 12 से 1300 शब्द है ना, इसके साथ ही तुम तैयार कर लोगे। बाकी हम लोग डिस्कशन के टाइम में भी कुछ शब्द पढ़ेंगे। तो इस सिनोनिम एंटोनिम का अगर पूरा टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो लगभग आपके 1500 अच्छे किस्म के शब्द तैयार हो जाएंगे। तो जो हमारा पहला आज का शब्द है दोस्तों, हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रेपिड। जो हमारा पहला शब्द है इंट्रेपिड का मतलब होता है, देखो एक तो होता है कि इंसान जब बहुत डरा हुआ रहता है तो उसको डरा हुआ या बहुत कमजोर बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द आता है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। लेकिन इंट्रेपिड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो, है ना, जो डरा हुआ ना, जिसके अंदर कोई भी डर ना हो। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे लिखा हो रिजोल्यूटली फियरलेस या डोंटलेस। ठीक है, तो डोंटलेस बोलना, डोंटलेस लिखा रहा है या फियरलेस लिखा रहा है, ये दोनों शब्द इंट्रेपिड के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फियरलेस। अगला शब्द है एब्रोगेट करना। देखो, एब्रोगेट एक वर्ब है और एब्रोगेट का मतलब होता है कोई कानून है, जैसे पहले से कोई कानून चला आ रहा था, उस कानून को खत्म कर दिया गया, तो उसको हमने खत्म करने को क्या बोलेंगे वहां पे, एब्रोगेट कर देना। तो रिपील, रिपील का भी मतलब होता है खत्म कर देना, किसी चीज का खंडन कर देना। तो एब्रोगेट करने का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को, कोई अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट था, कोई लॉ था, उसको हटा देना हमेशा के लिए, क्या कहलाता है, एब्रोगेट करना। तो एब्रोगेट का मतलब क्या हो जाएगा, रिपील और डू अवे। और ब्रैकेट में क्या लिखा, किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये किसी कानून के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी राइट के लिए भी इस्तेमाल होता है, और कोई फॉर्मल अपने एग्रीमेंट कर रखा है, उस एग्रीमेंट से आप पुल आउट कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो या रिपील कर रहे हो। तो रिपील करने का मतलब आप समझ पाए, रिपील मींस एब्रोगेट, एब्रोगेट मींस किसी चीज को तोड़ देना। तोड़ देना मतलब लिटरली पकड़ करके कोई सामान नहीं तोड़ा जा रहा है, कानून को तोड़ देना या कानून को न मानना, कानून से तो न मानना गलत हो जाएगा कहना। कानून को तोड़ने का मतलब है कि जैसे मान लो कोई कानून चला आ रहा था, अब वो कानून और ज्यादा फोर्स में नहीं रह गया, उस कानून को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जैसे अभी मोदी सरकार ने बहुत सारे ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, उन सारे कानूनों को रिपील कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया। क्या करने का मतलब क्या, वो अब तक तो कानून थे, लेकिन आज के बाद उनको कानून की जो वैलिडिटी है वो खत्म हो गई, उनका कोई वैलिडेशन नहीं है, वो कानून आज के बाद नहीं रह जाएंगे। तो इसको बोलते हैं एब्रोगेट करना या रिपील करना। अगला हमारे पास शब्द है डिफरेंस। देखो ये जो लिखा हुआ डिफरेंस, ये डिफरेंस से अलग है। डिफर जो होता है DIFFER होता है, तो डिफर का मतलब वो विभिन्न, है ना, कोई चीज विभिन्न प्रकार की है, अलग अलग किस्म की है, तो उसको डिफरेंट बोलते हैं। लेकिन ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस का मतलब होता है इज्जत करना, रेस्पेक्ट देना। ठीक है, तो पोलाइट सबमिशन, सबमिट करने का मतलब क्या होता है भाई, सबमिट करते हैं तो आप अपने को सबमिट कर रहे हैं, इसका मतलब किसी के सामने वो कर रहे हैं, झुक रहे हैं, है ना। तो झुकने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, हालांकि आप अपने आप को झुका रहे हैं, लेकिन झुका रहे हैं तो किस वे में, आप किसी सामने वाले की इज्जत करने के लिए अपने आप को आप सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो पोलाइट सबमिशन एंड रेस्पेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस, रेस्पेक्ट। तो देखो इन्हीं चर्चाओं से तुम्हें ये सारी बातें याद रहेंगी, तो चर्चाएं याद रखना। वैसे अगर रट्टा मारोगे तो नहीं याद होगा, थोड़ी बहुत चर्चा हर शब्द पे हम लोग करते जाएंगे, इस तरीके से हम लोग को चीजें याद रहेंगी। अगला शब्द हमारा कोवेनेंट। देखो कोवेनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे मान लो एक पार्टी है ए और दूसरी पार्टी है बी, इन्होंने बोला कि मैं तुमको 1 साल के बाद, मेरी जब 1 साल ज्यादा मैंने बोल दिया, 6 महीने के बाद अगर मेरी ये फसल हो जाएगी, 6 महीने के बाद, तो मैं 20 रुपए किलो तुम्हें ये फसल दूंगा। अब एक कॉन्ट्रैक्ट ये मुंह से इन्होंने बोल दिया, इन्होंने मान लिया, लेकिन इसी चीज की अगर अगर अभी बात जो है, अगर इसी बात को ये लोग इन्फोर्स करवाना चाहे, तो उसके लिए अगर वैलिड लिखा रहता, कि डॉक्यूमेंट पे लिखा रहता कि भाई इन्होंने ये बात बोली है, इतने रुपए किलो अनाज देने के लिए बोला है, इतने महीने के बाद हमें लेना है, तो इन दोनों ने एक एग्रीमेंट कर लिया ना। तो कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट, खाली एग्रीमेंट हुआ है, सिर्फ बोल करके एक दूसरे से बातचीत हो गया, हम लोग ये काम करेंगे, तो ये सिर्फ एग्रीमेंट कहलाता है। लेकिन जब इसको फॉर्मल वैलिडिटी मिल जाती है, तो इसको बोलते हैं, कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे लिखा ना, एग्री बाई लीज या डीड। कोई डीड क्या होता है कि भाई एक पेपर है, उसमें आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दिए हैं कि इस ग्राउंड पे ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसी को तो डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड आपने सुना होगा कि 2 पार्टनर मिलते हैं तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड।
या कोई अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कोवेनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अगला शब्द हमारे पास है ऑबनॉक्सियस। अब देखो ऑबनॉक्सियस एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत ही ज्यादा बुरा हो, है ना, जिसके जो मंशा हो, जो किसी के प्रति एक खराब मंशा रखता हो, उसका इरादा हमेशा खराब हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ऑबनॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस पर्सन, है ना। डिसगस्टिंग लिखा, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट पर्सन, ठीक है। अगला शब्द है प्रोलिफरेट होना। तो प्रोलिफरेट करने का मतलब होता है कि टू मल्टीप्लाई समथिंग। जैसे कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस अभी एक एक ही वायरस है, लेकिन उस वायरस को हमने टच कर दिया, कहीं और चले गए, तो फिर वो और जाकर के वहां पे फिर कहीं छू दिया तो वहां पे फैल गया, है ना। और कोरोना वायरस अपने आप में ही प्रोलिफरेट करके चीजों को मल्टीप्लाई करते चला जाता था। जैसे एक मूवी देखी होगी तुमने, वो वाली रोबोट, है ना। तो रोबोट में क्या करता है, एक चिट्टी रहता है तो चिट्टी एक मार दिया था, फिर उससे ज्यादा आ जाते हैं। तो प्रोलिफरेट करने का मतलब अपनी संख्या को बढ़ाते रहना, प्रोलिफरेट करना, ठीक है। तो इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, देखो लिखा हुआ है ना, इंक्रीज रैपिडली इन नंबर्स या मल्टीप्लाई, ठीक है। कोई सेल है, कोई टिश्यू है, सिंगल सेल है तो मल्टी सेल्यूलर बन जाना, एक से ज्यादा सेल बन जाना, ठीक है। रिप्रोड्यूस रैपिडली, बड़ी तेजी से प्रोड्यूस करना। तो रिप्रोड्यूस या प्रोलिफरेट दोनों एक ही चीज है। अगला अगला शब्द हमारे पास है पैराडॉक्स। तो देखो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तुम्हें। जब जैसे अभी एक कल ही की कभी कांग्रेस के एक मंत्री हैं, उन्होंने एक बिल पेश किया। उस बिल में ये लिखा गया था कि जितने भी शादियां होती हैं भारत के अंदर, सारी शादियों के अंदर बहुत ही ज्यादा खाने का वेस्टेज होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो शादी करेगा इंडिया में, या इंडिया में कोई भी शादी होगी, तो उसमें सिर्फ 100 लोगों को इन्विटेशन दिया जाएगा, 100 ही लोग आ सकते हैं, 100 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। और दूसरी शर्त ये रखी गई है कि 2,500 रुपए से ज्यादा का कोई गिफ्ट नहीं दिया जाएगा, है ना। और तीसरी बात, ये पहली बात हो गई, 100 लोग जाएंगे, 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2,500 रुपए का गिफ्ट दिया जाएगा, इससे ज्यादा का गिफ्ट नहीं दिया जाएगा, अगर जो जो डाउरी सिस्टम उसके लिए खत्म करने के लिए। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए कि जो फूड का वेस्टेज है ना, सिर्फ 10 ही आइटम वहां पे रखे जा सकते हैं, 10 से ज्यादा खाना नहीं बना करके, 10 से ज्यादा डिशेस वहां पे इस्तेमाल शादी में नहीं होंगे। तो सबसे ज्यादा समझते हो, ये जो 10 डिश है, बहुत सारे लोग पैसे वाले होते हैं, बहुत सारे तरीके के खाने बनवा देते हैं, लेकिन सारे खाने वेस्टेज होते हैं ना। एक स्टडी में देखा गया था कि जितना बड़ा पूरा यूके है ना, यूके यूके जो कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम पूरा जितना खाना कंज्यूम करता है, खुद खाता है, उतना भारत वेस्ट कर देता है। सोचो ये कितना पैराडॉक्स बात है ना, बिल्कुल विरोधाभास कर रहा है ना, उल्टा कर रहा है। और तुम ये सोच करके देखो, एक आदमी ऐसा है दुनिया में जो खाना जितना खाता है, एक आदमी ऐसा उतना खाना वेस्ट कर रहा है, ठीक, बिल्कुल उतना ही। और एक और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत में इतना ज्यादा खाना बर्बाद होता है कि पूरे यूके के लोग खा लें, इतना ज्यादा खाना बर्बाद होता है कि पूरे यूके के लोग खा लें। उसके बाद भी भारत में 117 देशों का रिपोर्ट आया, जिसमें से भारत का जो नंबर था हंगर इंडेक्स में, वो 102 नंबर पे भारत, यानी भारत कितना पीछे है जरा देखो। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, शायद दिख नहीं रहा होगा। तो 117 नंबर, अगर 117 कंट्रीज के अंदर भारत जो है 102 नंबर पे है हंगर इंडेक्स में। तो जिस कंट्री में इतना ज्यादा फूड है, उस कंट्री में लोग खाने के बगैर मर रहे हैं, है ना। हम हंगर इंडेक्स में इतना पीछे हैं, ये बात क्या कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है क्या? हमारे पास इतना खाना होने के बाद भी अमीरों के पास पैसे जब बहुत ज्यादा, अमीर बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, लोगों के पास इतने पैसे हैं कि उनको खाना बर्बाद करने के लिए पैसा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो खाना को, उसी खाने बर्बाद हुए खाने को लोग खरीद नहीं सकते हैं, है ना। तो ये दोनों बातें अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। पजल यहाँ पे लिखा हुआ है, पजल भी कह सकते हो। और एक और याद रखना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है एक पॉइंट किसी चीज पे विरोध कर रही है, तो उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। अगला हमारे पास शब्द है, देखो हालांकि होता है ना कि जब 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ना, उसमें से 4 ऑप्शन में से बहुत सारे अगर देखा जाए तो टोन के बेसिस पे, या उसके शब्द के लेवल के बेसिस पे, या पॉजिटिव उसका सेंस है या नेगेटिव सेंस है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे डिग्री के बेसिस पे कि किस डिग्री का शब्द चाहिए। जैसे अभी किसी को नफरत करने के लिए बोलना हो तो हेट एक नॉर्मल सा शब्द है ना। लेकिन किसी को डिसडेन करना, ये भी एक नफरत के लिए इस्तेमाल होता है। तो किसी को डांटने के लिए चाइड बोल देते हैं हम लोग, चाइड का मतलब डांट फटकार लगाना। स्कोल्ड करना बड़ा ही नॉर्मल सा शब्द है ना। प्यार से भी किसी को डांटते हैं तो स्कोल्ड बोल देते हैं। देखो अब इसी के साथ देखिए लोगों की, जैसे हम अगर स्कोल्ड बोलते हैं तो स्कोल्ड कब बोलते हैं, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, तो प्यार से डांटने को भी स्कोल्ड बोल देते हैं। चाइल्ड का मतलब थोड़ी सी जब डिग्री बढ़ा देते हैं ना, किसी को बहुत ज्यादा डांट फटकार लगाना, उसको बोलते हैं चाइल्ड। चाइल्ड मैंने लिख दिया, चाइल्ड, CHID, चाइल्ड का मतलब तो डांट फटकार लगाना। लेकिन चाइल्ड की डिग्री थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी, तो इसको अब मैं इस्तेमाल क्या करूंगा, चाइल्ड। लेकिन किसी को बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, लताड़ लगा दिया गया, उसे तो हमने लताड़ दिया, तो लताड़ लगा देने के लिए हम लोग बोलते हैं रेप्रिमांड करना, ठीक है, रेप्रिमांड करना। तो भाई ये शब्द दोनों तीनों चारों सभी शब्दों का मतलब अपने आप में क्या है, स्कोल्ड करना ही है ना। लेकिन देख लो डिग्री के बेसिस पे सारे शब्द अपने 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 लेवल पे चेंज हो जा रहे हैं। तो स्कोल्ड करने के लिए ये पॉजिटिव और ये न्यूट्रल दोनों टाइप का, लेकिन जब रेप्रिमांड किसी को करते हो ना, तो इसके लिए डांट फटकार लगाना ये नेगेटिव ही होता है हमेशा। आदमी प्यार से भी डांट देता है, लेकिन प्यार से रेप्रिमांड नहीं करेगा, गुस्से में ही रेप्रिमांड करता है। तो इसकी डिग्री देखो इस तरीके से बढ़ रही है नीचे की तरफ।
ठीक है। तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं डिग्री के बेसिस पे भी अलग अलग तरीके से होते हैं और टोन के बेसिस पे भी होते हैं। तो एसएससी तो सबसे सस्ता वाला देता है 4 ऑप्शन कि भाई कोई एक दूसरे से दूर दूर लेना ही नहीं रहता है, दूर दूर तक लेना देना नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही डिग्री के एक ही अर्थ रखने वाले होते हैं, तब हम उनको कैसे अलग करेंगे। इसके लिए जरूरी ये है कि सारे शब्दों का टोनैलिटी समझो कि वो टोन क्या है, दूसरी बात क्या है वो डिग्री समझो कि डिग्री किस डिग्री पे बात करना चाह रहा है हमसे। ये दोनों बातें जब समझोगे तब तुम शब्दों में डिफरेंस पैदा कर पाओगे। चलो यहाँ देखते हैं अगला हमारे पास शब्द है कोलोसल। अब देखो यहाँ पे कोलोसल भी है, कोलोसल का भी मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा बड़ी है, तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है ना, यानी उसकी डिग्री बहुत ज्यादा हमने बढ़ा रखा है, तो उसको कोलोसल बोलते हैं। तो उसके लिए देखो शब्द हमारे पास इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज। तो बड़ी बड़े होने के लिए कोई चीज बड़ी है तो बड़े के लिए तो बड़े सारे शब्द है ना। बड़े के लोग बिग भी बोलते हैं, बिग माने बड़ा, ठीक है। और क्या बोल देते हैं हम लोग, लार्ज ही बोल देते हैं, LARJE लार्ज। ह्यूज भी बोलते हैं, ह्यूज, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो है बिग सबसे नीचे वाली डिग्री का है, सबसे सिंपल सबसे सस्ता शब्द है। इसके ऊपर होता है लार्ज, और जब कोई चीज बड़ी होती है तो जैसे ह्यूज केव बोल देते हैं, केव गुफा के लिए ह्यूज केव बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज इतनी ज्यादा बड़ी हो कि बिल्कुल हैवान जैसा दिखाई दे, है ना, उसे उसके लिए एक शब्द आता है जाइगैंटिक, है ना, जाइगैंटिक। तो जाइगैंटिक कहाँ से बना, जाइंट से बना हुआ है। जाइंट का मतलब क्या होता है जी, जाइंट। जाइंट का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी हो, बिल्कुल शैतान जैसी हो, है ना। जाइंट शैतान के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो बहुत ही ज्यादा आकार में बड़ी चीज को बोलते हैं जाइंट। तो जाइंट हो गया, कोलोसल हो गया, या इनॉर्मस हो गया, ये सारे शब्द बड़े के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक और शब्द यहाँ से लिख लो, इनॉर्मस के अलावा जाइंट तो लिख ही लेना, है ना, बाकी सारे शब्द तो कॉमन थे, सबको आता होगा। जाइगेंटिक एक शब्द है, इनॉर्मस कोलोसल के लिए भी, कोलोसल का ही मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बड़ा, है ना। एक होता है मैग्नम, मैग्नम, मैग्नम। तो मैग्नम एक रूट वर्ड है दोस्तों, है ना। मैग्नम का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ा। तो एक शब्द पूछता है कि कोई आदमी बहुत बड़ा काम कर दिया तो उसके काम को एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो उसके काम को बोलते हैं मैग्नम ओपस, ठीक है। ओपस का मतलब होता है वर्क, तो मैग्नम ओपस ऐसे काम जो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, मैग्नम ओपस कहलाता है। सवाल पूछा हुआ है, याद रखना। तो मैग्नम का भी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा। बड़े के लिए एक और शब्द बहुत ही प्यारा इस्तेमाल होता है, मैमथ, है ना। मैमथ, MMOTH, ठीक है, MOMMOTH, मैमथ। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, शायद मैंने गलत बोल दिया है। MA होता है, MAMMOTH, मैमथ। तो मैमथ का मतलब क्या होता है, मैमथ का भी मतलब होता है जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो। और ये मैमथ शब्द आया हुआ कहाँ से, आई आइस एज में एक जानवर हुआ करता था, है ना, उसको मैमथ बोला जाता था। वो हाथी से भी ज्यादा बड़ा था, तो इतना ज्यादा साइज में बड़ा था, वहीं से एक शब्द ले लिया गया मैमथ। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं दोस्तों ना, वहां से उठा लिया जाता है कुछ शब्दों को और वहां से शब्द बना दिया जाता है। तो ये मैमथ एक जानवर है, उस जानवर के नाम से ये शब्द बना हुआ है। तो मैंने बहुत सारे शब्द, बड़े के लिए बहुत सारे शब्द आपको बता दिए, कोलोसल, इनॉर्मस, मैग्नम, ठीक है, या और कोई बहुत बड़ा काम है तो मैग्नम ओपस, ठीक। और मैमथ हो गया, और उसके बाद जाइगेंटिक हो गया, ठीक, बिग, ह्यूज, लार्ज, ये तो आपको मालूम ही था ऑलरेडी। अगला हमारे पास शब्द है इंसेप्शन। तो इंसेप्शन एक मूवी भी आई थी, आपको मालूम है ना? मालूम नहीं है तो जान लो। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज का इनिशियल पॉइंट, किसी चीज की बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ समथिंग, है ना, ओरिजिन जहां से किसी चीज का हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एस्टेब्लिशमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक, या ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और एक्टिविटी, कोई काम या कोई इंस्टीट्यूशन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो उसका बिल्कुल जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसको बोला जाता है ओरिजिन या इंसेप्शन बोला जाता है। अगला शब्द है, देखो मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन करता हूँ तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, या तो मैं अगर छोटी बनाऊं तो हो सकता है कि मैं थोड़े से कम शब्दों को पढ़ा पाऊँ। तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं इस सीरीज पूरी करवाऊंगा, लेकिन डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं करूंगा तो ये सारे जो नए शब्द आप नहीं सीख पाएंगे, इस वजह से डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। ऐसे खाली रट करके पढ़ा करके चला जाऊंगा तो पीडीएफ तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही दिया, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन हम लोग हर शब्दों के साथ कुछ चर्चाएं जरूर करेंगे, चर्चाओं के साथ ही आपको याद रहेगा। अगर ऐसे बिना चर्चाओं के याद कर लेते तो वोकैबुलरी आप बचपन से पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं याद हुई, ठीक है। तो ये बात से समझना। तो 10वां नंबर का जो शब्द हमारा लिखा हुआ है ग्रैंडर। तो ग्रैंडर का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत ही एक गाड़ी आती है स्प्लेंडर, है ना। स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है, बड़ा शानदार, ठीक। तो स्प्लेंडर वही है, ग्रैंडर जो है स्प्लेंडर के लिए ही इस्तेमाल होता है। कोई चीज बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंप्रेसिवनेस है उसके अंदर, बहुत ही इंप्रेस करती है, स्पेशली ऑफ अपीयरेंस और स्टाइल। उसका स्टाइल ऐसा, उसका जो अपीयरेंस है उस तरीके का है कि बहुत ही देख करके बड़ा शानदार लगता है। तो मैग्निफियंस उसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द। ग्रैंडर के लिए क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्प्लेंडर भी बोल सकते हैं, इंप्रेसिवनेस बोल सकते हैं, ठीक है, या मैग्निफियंस बोल सकते हैं। अगला शब्द हमारे पास दोस्तों है ट्रैम्प। तो ट्रैम्प का मतलब होता है, यहाँ से भी कुछ शब्दों को मैं बताऊंगा, याद आ गया मुझे। ट्रैम्प, देखो ट्रैम्प का तो मतलब पहले यही जान लो कि ट्रैम्प का मतलब होता है वांडरर, है ना। कोई आदमी घुमक्कड़ है ना, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, तो उसको बोलते हैं ट्रैम्प या वांडर्ड बोलते हैं, वांडर्ड पर्सन। अब देखो यहाँ पे लिखकर पहले पढ़ करके मैं बता देता हूँ, कुछ और नए शब्दों को फिर बताऊंगा। अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फूट इन सर्च ऑफ वर्क एज एज अ बेगर, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो यहाँ वहाँ पैदल घूमता रहता है कि उसको कोई काम मिल जाए या कुछ रोजी रोटी मिल जाए, तो इसका मतलब समझना। तो ट्रैम्प ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं
अब देखो एक और चीज लोगों को दिक्कत यह होता है ना कि एक ही चीज की हिंदी याद करके चले जाते हैं। मैं तुमको भगौड़े के लिए यहाँ घूमने वाले व्यक्ति के लिए 3-4 शब्द बता दूंगा, लेकिन सबका हिंदी खोजोगे तो हर जगह वही लिखा रहेगा घुमक्कड़। भाई घुमक्कड़ हर आदमी घुमक्कड़ नहीं है, तो घुमक्कड़ में भी अलग अलग कैटेगरी है। जो ये ट्रैम्प लोग होते हैं ना, ट्रैम्प, तो ट्रैम्प जो है ये बेगर टाइप के होते हैं, इनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई ये अपने रोजी रोटी के लिए यहाँ पे घूम रहे, कोई काम के लिए घूम रहे हैं, ठीक है, कि इनको कोई काम काम मिल जाए, उस काम को कर करके अपना जीवन यापन करें, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, ट्रैम्प। लेकिन वांडर, वांडर का मतलब घूमना होता है, लेकिन ये जो वांडर होते हैं ना, इनका कोई एम नहीं होता है ना, ये एमलेस लोग होते हैं, ऐसे ही घूमते यहाँ वहाँ घूमना, बिना एम के घूमना, उसको बोलते हैं वंडरिंग करना, वंडर करना। जैसे तुम किसी के घर के सामने आसपास घूम रहे हो तो तुम इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम ट्रैम्प हो गए, है ना। तो ये 4 ऑप्शन में से जो सुटेबल आंसर होते हैं वहां से उठा करके दे देता है, लेकिन लिटरली क्या मतलब होता है मैं वो तुम्हें समझा रहा हूँ। तो वांडर का मतलब, ट्रैम्प का मतलब, दोनों का मतलब घुमक्कड़ है, लेकिन ये इन सर्च ऑफ फूड या कोई जॉब के लिए घूमता रहता है पैदल इधर उधर, और वांडर का मतलब किसी बिना एम के ही इधर उधर घूमना, उसको बोलते हैं वांडरिंग। और एक हमारे पास शब्द है वेगाबॉन्ड, ठीक, वेगाबॉन्ड। तो वेगाबॉन्ड एक होते हैं, जो वेगाबॉन्ड जो होते हैं वो लोग, और एक होते हैं नोमैड, है ना, ये भी दोनों शब्द होते हैं दो, वेगाबॉन्ड और नोमैड, ये भी दोनों शब्द जो है उसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो आदमी बहुत ज्यादा घूमता है ना। तो अभी दोनों में फर्क है क्या है, वेगाबॉन्ड का भी मतलब घुमक्कड़ है और नोमैड का भी मतलब घुमक्कड़ है, लेकिन दोनों फर्क ये है कि जैसे हम लोगों ने पूरा पाषाण काल पढ़ा हुआ है ना, स्टोन एज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो स्टोन एज के अंदर हम लोग क्या देखते थे कि ऐसा जो मानव रहता था, मानव क्या करता था, यहाँ घूमता था और पत्थरों के औजार हथियार इस्तेमाल करके जानवरों को मारता था, उसके बाद वो अपने जीवन को जीवन यापन करता था। क्या वो अगर कहीं जॉब के लिए घूमेगा, क्या उसको नौकरी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगा, क्या आपको कोई काम मिल जाएगा, उसे नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वहां पे वैसा कोई सिस्टम ही नहीं था, ये ट्राइबल के लिए इस्तेमाल होता है नोमैड, है ना, कि कोई कम्युनिटी, कोई ट्राइब है, वो ट्राइब अपने गुट में ही रहती है और यहाँ वो घूमते हैं, मांसों मतलब जानवरों को मारते हैं और वहां से वो खाते पीते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये इनको हिंदी में बोला जाता है खाना बदोश, है ना। अब तुम समझ पाओगे, खाना बदोश इनको बोला जाता है, ठीक। लेकिन लेकिन घुमक्कड़ तो ये भी है, तो घुमक्कड़ ये भी है, लेकिन खाना बदोश अपना खाली पेट जीवन यापन करने के लिए यहाँ घूमता रहता है, ठीक है। ये जॉब खोजने के लिए नहीं घूमता, जॉब खोजने वाला तो ट्रैम्प हो गया, कोई काम करने काम मिल जाए इसलिए घूमता रहता है। वेगाबॉन्ड का मतलब क्या हो गया, तो वेगाबॉन्ड का मतलब दोस्तों होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मस्त मौला है, अपने मन का कहीं निकल गया है, उसको जिंदगी का आता पता कोई नहीं है भाई, हमने अपना बैग उठाया और निकल गया, जहां चलेगी गाड़ी वहां तक जाएंगे, यूं ही कन्याकुमारी से लेकर के और वो ऊपर तक चले जाना। ये बिल्कुल, अब राहुल गांधी है, राहुल गांधी जम्मू कश्मीर से निकले और बोले कि मैं कन्याकुमारी तक चला जाऊंगा, तो घूम तो रहा आदमी, लेकिन उसको ना वांडरर बोलोगे, ना जो ट्रैम्प बोलोगे, ना तो नोमैड बोलोगे, है ना। और ऐसा ही व्यक्ति व्यक्ति वो तो एक पॉलिटिशियन है, वो एक पर्पस के लिए घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल मस्त मौला हो, खाली जब भी मन करता वो कहीं निकल लेता घूमने के लिए, तो ऐसा घूमने वाले को क्या बोलोगे, वेगाबॉन्ड बोलोगे, ठीक है। ये वेगाबॉन्ड एक पॉजिटिव शब्द है। तो इस तरीके से सारे शब्दों को आप याद रखेंगे। अगला हमारे पास शब्द है 11 हो गया ना, अब 12 नंबर, 12 नंबर इधर है। अगला शब्द हमारे पास है कंसाइनी। तो देखो कंसाइनी का मतलब होता है जैसे कोई, अगर कोई एक बिजनेस है, कोई एजेंसी है, उस एजेंसी का जो मालिक है अपने बहुत सारे एजेंट खोल देता है, एजेंट बैठा देता है कि फलाना वाले स्टोर पे तुम रहोगे, फलाना वाले स्टोर पे तुम रहोगे, और उसको एक अधिकार दे देता है कि तुम जो है मेरे तरफ से, मेरे नाम से तुम ये सामान बेचना, और तुमको मैं अपना जितना कमीशन बनेगा उतना मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा। यानी इसने अपना एक नॉमिनी बैठा दिया ना। तो कंसाइनी का मतलब क्या हो जाता है, नॉमिनी, द पर्सन और कंपनी टू हुम गुड्स और डॉक्यूमेंट्स आर ऑफिशियली सेंट और डिलीवर्ड। अलग तरीके से थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जिसको डॉक्यूमेंट वगैरह उसको दे दिया गया है। तो कहना ये चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो नॉमिनी है, उसको हमने अपना नॉमिनी बैठाया कि ये भाई हमारे तरफ से ये हमारा काम करेगा, ठीक है। तो हमने कोई कंपनी खोली, हमने कोई बिजनेस चलाया, उस बिजनेस का एक कंसाइनी बना दिया, एक व्यक्ति को, वो बैठेगा हमारे बिजनेस पे और हमारे तरफ से सारी चीजों को करेगा। यानी हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट को ऑफिशियली उसके साथ हैंड ओवर किया है, उसके पास दिया है, ताकि वो हमारे तरफ से चीजों को कर पाए। यानी उसको क्या बोलेंगे, कंसाइनी। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा सिनोनिमस नॉमिनी हो जाएगा। अगला शब्द हमारे पास इनफैचुएशन। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पहली नजर में किसी को से प्यार हो जाना। तो पहली नजर में प्यार नहीं हो जाता, वो क्या हो जाता है, जब आदमी को जब देखते हो ना, अट्रैक्ट हो जाते हो उसकी तरफ, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, या रूप ही पहली बार में आदमी देखेगा। ये तो बात खाली कहने की है कि लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। ऐसा कैसे हो पाएगा, तुम ही सोचो कि पहली बार किसी को इंसान ने देखा, तो पहले तो आपने उसका रूप ही देखा होगा ना। तो रूप देख करके जब अट्रैक्ट आप हो जाते हैं किसी की तरफ, और अट्रैक्शन की जो सीमा होती है, अट्रैक्शन की जो डिग्री होती है बहुत ज्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं इनफैचुएशन। एकदम बिल्कुल पागल हो जाना किसी के लिए, इन्फैचुएशन। और थोड़े टाइम के लिए, अच्छा ऐसा नहीं कि ये सिर्फ प्यार में ही किसी लड़का या लड़की से करोगे तभी इन्फैचुएशन होगा, तुम्हें किसी भी चीज के साथ हो सकता है। जब आप किसी चीज के अंदर बिल्कुल खो जाते हैं और ये जो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आपका डीप होता है, इसको बोलते हैं इन्फैचुएशन। तो एन इंटेंस, देखो बहुत ही ज्यादा इंटेंस लिखा हुआ है, एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड पैशन, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए इस तरीके का जो एडमिरेशन होता है किसी चीज के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, उसको क्या बोलते हैं, इन्फैचुएशन। हिंदी में दूसरा इसके लिए जो सिनोनिमस शब्द दिया हुआ है वो है पैशन। तो आप लोग पैशन सुने होंगे, पैशन से आप लोग याद भी रख लोगे आराम से। अगला शब्द हमारे पास है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का हैंडसम, सबको मालूम है लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल बोल देते हैं, हैंडसम
वॉइस के लिए इस्तेमाल कर दिया था। अगला शब्द हमारे पास है मोमेंटस। ऑलरेडी मैंने बता रखा मोमेंटस को, यहाँ पे नहीं, मैं वन वर्ड में करवाया था इसमें। तो मोमेंटस का मतलब होता है ना बहुत ही, जैसे हम बोलते हैं कि दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आपको बधाइयां देता हूँ, तो भाई दिवाली के शुभ अवसर पर आप बधाई दे रहे हैं ना, तो बहुत ही ओकेजन जो कैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंटस का मतलब क्या हो जाता है, बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस का कोई ओकेजन, उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटस। तो अ ग्रेट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, स्पेशली इन हैविंग अ बियरिंग इन फ्यूचर इवेंट, कभी कोई फ्यूचर में इवेंट होगा उसके लिए बड़ी बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मोमेंटस या इंपॉर्टेंट। अगला शब्द क्विवर करना। तो क्विवर करना तो ये बड़ा कॉमन शब्द है, कांपने को के लिए इस्तेमाल होता है ना, ट्रेम्बल करना। देखो ट्रेम्बल करने का मतलब होता है कांपना, तो क्विवर का मतलब क्या हो जाएगा, कांपना, ट्रेम्बल करना। अगला शब्द है एडुलेशन। तो एडुलेट का मतलब देखो किसी की एक तारीफ होती है ना, तारीफ की भी डिग्री है अपनी, किसी की तारीफ कर दी है, तो एक बार कोई आदमी तुम्हारा कपड़ा अच्छा लग रहा है या तुम इन कपड़ों में अच्छे लग रहे हो। देखो यहाँ से मैं एक बात बताऊं, कभी किसी की तारीफ करना हो तो ये ना बोलो कि तुम्हारा ये जो कपड़ा है ना ये अच्छा लग रहा है, ये तुम्हारा जो ड्रेस है ना ये अच्छा लग रहा है। बजाय ये बोलने के लिए के जगह ऐसे बोलो कि तुम इन कपड़ों में अच्छे लग रहे हो। यानी हमेशा कोशिश करो इंसान को इंपॉर्टेंस देने की, कपड़ों को इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कम करो। पहले इंसान को रखो, उसके बाद कपड़ों को रखो, ये बोलने का तरीका होता है। तो हम ये ना बोलकर कि ये सूट ना तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है, ये शर्ट ना तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है, यानी मैं शर्ट को पहले फोकस कर रहा हूँ, इंसान को बाद में कर रहा हूँ, है ना। पहले वो इंसान है ना, उसके ऊपर वो शर्ट है, तो क्या बोलना चाहिए, इस शर्ट में तुम अच्छे लग रहे हो। तो तुम अच्छे लग रहे हो, ये ज्यादा बाहर निकल करके बात आएगी तो उससे अच्छा महसूस होगा। खैर वापस आते हैं अपने बात टॉपिक पे, एडुलेट करना। तो एडुलेट करने का मतलब किसी की तारीफ करते हो ना, तो एक बार तारीफ कर दी तुमने नॉर्मल, तो उसको अच्छा लगेगा। अगर तुमने किसी की तारीफ इतनी ज्यादा कर दी, इतनी ज्यादा कर दी कि उसको खुद ही लगने लगा, अरे यार अब इतना भी तो नहीं था, है ना, इतना भी तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो किसी की तारीफ बहुत ज्यादा कर देना उसको बोलते हैं एडुलेशन। और जब किसी की तारीफ इतना ज्यादा कर दोगे ना, यानी गुड़ का गोबर कर दोगे फिर तो इसी को बोलते हैं एक्सेसिव, ये फिर नेगेटिव हो जाता है। तो एडुलेट करने का मतलब इसीलिए जब एडुलेट आप करते हैं ना, उसको बोलते हैं फ्लैटर करना, है ना, चापलूसी करना जिसको हिंदी में बोलते हैं ना। तो किसी की तारीफ करो लेकिन लिमिट में करो, अगर लिमिट में तारीफ नहीं होगी तो उसको फ्लैटरी बोला जाएगा या एडुलेशन बोला जाएगा। तो एक्सेसिव एडमिरेशन और प्रेज, ठीक है, किसी का बहुत ही ज्यादा प्रेज करने लगना, बहुत ज्यादा एडमिरेशन करने लगना, उसको क्या बोलेंगे, फ्लैटरी या एडुलेशन। अगला शब्द हमारे पास कंटेम्पलेशन। तो कंटेम्पलेशन का मतलब कंटेम्पलेटिव सिचुएशन में, कंटेम्पलेटिव टाइम में आप चले जाते हैं तो क्या करते हैं, आप आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान में खो जाते हैं, अपने अंदर जाना, ठीक है, अपने अंदर जाना, अपने अंदर को समझना, शांति को खोजना। तो अपने अंदर जाने को क्या बोलते हैं आप, मेडिटेट करना। तो मेडिटेशन या कंटेम्पलेशन का मतलब क्या हो जाता है, जब आप फोकस लगाते हैं, ध्यान देते हैं अपने विदिन, अंदर की तरफ। द एक्शन ऑफ लुकिंग थॉटफुली एट समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम, जब आप बहुत ही किसी चीज में मंत्रमुग्ध होकर के उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंटेम्पलेशन करना। अगला शब्द हमारे पास है, मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं चीजों को, साफ हो जाए। अगला शब्द हमारे पास है डिलीजेंट। तो डिलीजेंट एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत ही ज्यादा मेहनती होता है, बहुत ही ज्यादा काम करता है, बहुत ही इंडस्ट्रियस व्यक्ति होता है ना। तो डिलीजेंट पर्सनैलिटी का मतलब जो बहुत ही ज्यादा आदमी बहुत ही काम करने वाला हो, हार्ड वर्किंग पर्सन हो, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा केयर दिखाता हो, कोई काम करता हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से करता हो। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियस पर्सन या डिलीजेंट। अगला शब्द है सेंसर, सेंश्योर करना। एक शब्द देखो सेंश्योर, और एक तुम दो तीन यहाँ से शब्द आ जाते हैं, कंफ्यूजिंग में पूछता लिख लेना। ये CENSOR, सेंसर करना। तो सेंसर बोर्ड सुना होगा तुमने, तो सेंसर बोर्ड यही, सेंसर का मतलब पाबंदी लगाना। CENSOR कर दोगे तो सेंसर का मतलब किसी चीज पे पाबंदी लगाना, यही तो काम होता है सेंसर बोर्ड का। सेंसर बोर्ड गलत चीजों पे पाबंदी लगाता है, कोई सीन में कोई गाली वाली दे दिया गया, कोई ऐसी मूवी है जिसमें कुछ ऐसे सीन्स है जिसको पब्लिकली नहीं दिखाया जा सकता, उनके ऊपर वो सेंसर लगा देती है, पाबंदी लगा देती है। तो सेंसर का मतलब पाबंदी लगाना हो गया, और सेंश्योर का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा डांटना। अभी मैंने चाइल्ड बताया था, है ना, तो किसी को बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोलना, बहुत ही ज्यादा डांट फटकार लगाना, जिसे मोदी जी बोलते हैं ना, मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। तो मोदी जी अगर कड़ी निंदा बोल रहे हैं कि मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ, इसका मतलब वाकई वो निंदा बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लोग गाली थोड़ी देंगे। बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या बहुत बड़े लीडर हैं, वो लोग एक दूसरे को ऐसे गालियां नहीं दे देंगे या कुछ इस तरीके का अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर उन्होंने बोला कि मैं चाइना की बातों की कड़ी निंदा करता हूँ, इसका मतलब उन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरा बात बोला, ऐसा समझ लो। जैसे तुम नॉर्मल गाली दे देते हो, उन्होंने कड़ी निंदा करके ही बोल दिया। तो ये डिग्री, शब्दों की डिग्री अगर न रहे तो आदमी अपने भाव को कैसे प्रकट करेगा, तो फिर तो गालियां ही देनी पड़ जाएंगी। तो सेंश्योर का भी मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली किसी के ऊपर उसको लताड़ लगाना, क्रिटिसाइज करना, उसको क्या बोलते हैं, सेंश्योर करना। तो एक्चुअली सीवियर, दुकान लिखा हुआ सीवियर, है ना, सीवियर डिसअप्रूवल, कि नहीं बिल्कुल हम आपसे एग्री नहीं करते। तो इस तरीके के भाव को दिखाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सेंश्योर करना। तो सेंसर ये हो गया, सेंश्योर हो गया। और एक बहुत ही कॉमन, ये तो सेंसर तुम सब जानते ही हो कि मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। सेंसर, तो सेंसर का मतलब भाई जो रिमोट में लगा रहता है, सेंसर सेंस कर लेता है, सेंस से बना हुआ है ना, पहचान लेना, सेंस कर लेना, ठीक। तो सेंसर जानते ही हो, जिसमें छोटा सा लगा होता है जो लाइट टाइप का, वो सेंस कर लेता है रिमोट वगैरह में, तो उसको सेंस बोलते हैं, सेंसर। ये तीनों आप याद रखेंगे। अगला शब्द हमारे पास है फैटल। तो फैटल का मतलब होता है जो कोई चीज जो जानलेवा हो, है ना, कॉजिंग डेथ हो, उसको बोलते हैं फैटल या डेडली। अगला शब्द हमारे पास डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है बड़ा ही नीरस चीज, कोई बहुत ही नीरस चीज हो, मतलब जिसके अंदर कोई लाइफ ना हो, है ना, जो बहुत ही एनर्जेटिक ना हो। एनर्जेटिक का उल्टा इसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो देखो यहाँ लिखा ना, एक्सप्रेसिंग सॉरो, जो दुख को दिखाए, मोर्नफुल हो, है ना, ऐसे चीज को क्या बोलेंगे, डोलफुल।
अगला शब्द हमारे पास ग्रफ। तो ग्रफ का मतलब बहुत ही ज्यादा जो रफ हो, यानी खुरदुरा हो, या बहुत ही ज्यादा किसी का टोन, किसी की आवाज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कोई तुमसे बड़ा खड़ूस तरीके से मिल रहा है या बात कर रहा है तो उसके लिए भी ग्रफ इस्तेमाल रहता है। ग्रफ का मतलब क्या हो गया? रफ। यहाँ लिखा हो ना, रफ एंड लो इन पिच, जिसकी क्वालिटी नीचे हो। तो इतने शब्दों को हमने कर लिया है, और इसके अगले पेज पे जाने से पहले आज यहीं विराम लगाते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे करेंगे। मैं कोशिश करूंगा अगले वाले लेक्चर में कम से कम 50 इडियम्स कराऊं, और चूंकि हम लोग को साथ में इसके साथ डिस्कशन भी करना है। यहाँ पे 23 ही शब्द मैंने किए हैं, लेकिन 40 शब्द से ऊपर ही हो चुके होंगे। सारे शब्दों को आप लोग नोट कर लेंगे, और इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और इसके साथ साथ जितनी भी सीरीज चल रही है वोकैबुलरी को डेवलप करने के लिए, वोकैबुलरी को मजबूत करने के लिए, सारे को पढ़िए और सारे का नोट्स बनाइए। जो एक्स्ट्रा शब्द हैं उनके नोट्स बनाइए, जो बाकी प्रिंटेड फॉर्म में आप करवा सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से प्रिंट करवा करके एक पेंसिल लेकर के ही क्लास में बैठा करिए। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।